नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना संकट के बीच में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले श्रमिकों से रेल किराया वसूलने और आर्थिक पैकेज को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब पीएम केयर फंड से राज्यों का हिस्सा देने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि इस फंड में जमा 65,000 करोड़ की राशि से छत्तीसगढ़ का हिस्सा उनको दिया जाए और इसकी मदद से राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और आर्थिक मोर्चे पर जरूरी कदम उठा सकती है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। कहा कि प्रदेश के श्रम कल्याण बोर्ड में जमा राशि के उपयोग किया जाए और उससे श्रमिकों का हित करें। राहत पैकेज को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य सरकार के बीच का जो टकराव है, इस पर बातचीत करेंगे। इस पर आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में दो बहुत ही खास हस्तियां, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं प्रदेश सरकार के सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव साहब और साथ में धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता और साथ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आप दोनों से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, गंभीर बातचीत जो पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर चर्चाएं, उस पर आप दोनों का क्या कहना ये सुनेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं सभी को, देखें। कोरोना की मार, केंद्र बनाम राज्य सरकार। पहले मजदूर और रेड जोन पर तकरार, अब आर्थिक पैकेज को लेकर खींची तलवार। जी हां, कोरोना संकट के कारण देश में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा है। देशव्यापी बंद की वजह से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। राजस्व की कमी से जूझ रही राज्य सरकारें लगातार केंद्र पर आर्थिक पैकेज की मांग कर रही हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो भूपेश सरकार ने केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। इसे लेकर कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा। हालांकि केंद्र ने राज्य सरकार की इस मांग पर अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इस बीच व्यापार उद्योग को नए सिरे से खड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड में जमा 65,000 करोड़ की राशि से राज्य का हिस्सा मांगा है। आर्थिक गतिविधियां शून्य हो गई हैं, राज्य सरकारों की कोई आय नहीं है और केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के नाम पर पीएम केयर फंड में जो 65,000 करोड़ की राशि इकट्ठी की है, इसमें राज्यों को उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती रही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली। राज्य सरकार खुद के संसाधन से महामारी से लड़ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार पहले श्रम कल्याण बोर्ड में जमा 350 करोड़ की राशि निकालकर मजदूरों को वितरित करे। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि का उपयोग करने की नसीहत भी दे दी। श्रम कल्याण बोर्ड में आपके पास 350 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जमा है। लाखों की संख्या में मजदूर प्रदेश से बाहर हैं। उस राशि का सदुपयोग उन मजदूरों को सुविधा देने के लिए कीजिए और उसके बाद केंद्र से बात कीजिए। कोरोना काल में ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। इससे पहले रेड जोन के निर्धारण, शराब दुकान और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी दोनों में टकराव हो चुका है। बुधवार को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी सोनिया गांधी ने श्रमिकों से रेल किराया वसूलने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और प्रवासी मजदूरों की रेल टिकट के लिए राशि मुहैया कराने का निर्देश दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी ने प्रदेश और देश में जो फंसे प्रवासी मजदूर हैं, जो कमाने खाने के लिए अन्य राज्यों में गए हैं, इनकी जो दयनीय हालात है उनको लेकर काफ़ी चिंतित है और उन्होंने एक घोषणा की थी कि देश में कहीं भी कोई मजदूर फंसा है तो उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन करेंगे। जाहिर है कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस केंद्र को घेरने का कोई मौका नहीं गंवा रही। ऐसे में जब कोरोना को हराने और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एकजुटता दिखनी चाहिए, तब केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी कई सवाल उठाता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में दोनों वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। सिंहदेव जी,
छत्तीसगढ़ ने बार बार केंद्र के साथ मिलकर काम किया, कदम से कदम मिलाए। केंद्र ने राज्य की तारीफ की। राज्य और केंद्र के बीच में इस पूरे दरमियान में टकराव की स्थिति कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जब राज्य मांग कर रहा है तो लगातार पार्टी के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर इस पूरे मामले पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। क्या और क्यों ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं? ऐसा खास करके इस महामारी और इतनी बड़ी महामारी के समय कतई नहीं होना चाहिए। आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? जब 1555 करोड़ रुपए हमारे पिछले साल के जीएसटी के सेस के बकाया राशि हमको उपलब्ध नहीं हुई है और इस साल एक महीने में आप औसतन मान लीजिए कि अगर 1220 करोड़ रुपए जीएसटी की आमदनी राज्य को होनी चाहिए, यानी करीब 14,000 रुपए साल का ही अगर पकड़ते हैं तो उसमें से एक महीने में, अप्रैल महीने में कितनी आमदनी आई है? करीब 210-220 करोड़ आई है। 990 करोड़ रुपए, 980 करोड़ रुपया एक महीने का अप्रैल का जीएसटी की राशि जो इस राज्य को उपलब्ध होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है। पिछले साल का 1555 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। 105 करोड़ का अगर आप बजट पकड़ते हैं तो 12,900 12,000 करोड़ रुपया एक महीने में औसतन खर्चा आता है। 12,000 करोड़ रुपए में से कम 3,000 करोड़ रुपए केवल वेतन के लगते हैं। 9,000 करोड़ अगर एक महीने में खर्चा होना है, 12,900 तो 9,000 करोड़ जो हमको एक महीने में खर्चा होने चाहिए, 3,000 करोड़ तो अकेले तनख्वाह में निकल जाएंगे, ज्यादा निकल सकते हैं। तो बाकी काम के लिए कितना पैसा उपलब्ध होगा? अगर आप राशियों को देखेंगे कि जो आमदनी के हमारे जरिए हैं, एक्साइज के सेल के बारे में आप सब जान रहे हैं। एक्साइज शराब की दुकानें इत्यादि ये सब बंद रही, जीरो इनकम रहा है। माइनिंग नहीं के बराबर, उसकी आमदनी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर जीएसटी जो एक बड़ा आमदनी का स्रोत जिले के प्रदेश के लिए हो सकता था, उसकी स्थिति मैंने आपको बताई। शेष राशियां कहाँ से आती हैं? ये हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार को जो 42% राशि राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए उसका हिस्सा होता है। तो राशियां अगर जहां से जितनी आनी चाहिए वो प्रदेशों को नहीं आएंगी तो ये प्रदेश चलेंगे कैसे? आप खुद ही देख लीजिए, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस और ये सब का बात नहीं है। देश है, ये संघीय ढांचा है, फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें स्टेट के इनकम्स हैं जो कि सारे के सारे लगभग चले गए हैं। ये 2-3 आइटम को छोड़ के जीएसटी लगने के बाद केंद्रित हो गए। और उसमें भी हमको अगर 66% इनकम मिलता था किसी भी सामान के विक्रय का, 33% जाता था केंद्र सरकार को एक्साइज और सेंट्रल सेल्स टैक्स के माध्यम से, और 66% हर इनकम की राशि आती थी राज्य सरकारों को। आज 50% सीधे चला जाता है जीएसटी में, 50% केंद्र को चला जाता है। और जितने सामान की हमारी बिक्री होती है, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, जिसपे पहले हमको राज्य का टैक्स का हिस्सा मिलता था, वो सब केंद्रीय पूल में चला गया जीएसटी के नाम पे। वो यूपी में जाता है तो यूपी को मिलता है, बिहार को जाता है तो जहां कंज्यूम होता है वहां पर वो पैसा मिलता है। हमको कोयले का पैसा मिलता था जी, पोल्यूशन टैक्स के नाम पे हमको पैसा मिलता था 400 रुपए प्रति टन के हिसाब से। 5,200 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने आंका था कि जीएसटी के पहले हमको 5,200 करोड़ की राशि ये पोल्यूशन सेस के माध्यम से मिलती थी। ये जीएसटी आने के बाद ये राशि पूरी केंद्र सरकार को चली गई और हमको बमुश्किल उसमें से 2,200 करोड़ मिलता है। जी जी। 5% वैट, हमारा धन, हमारा संसाधन, छत्तीसगढ़ का संसाधन, इस पे हमको 5% वैट मिलता था। आज भी 5% जीएसटी है, आधी केंद्र सरकार को चली जाती है, आधी राज्य सरकार को मिल रही है। ये जो परिस्थितियां हैं मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये केंद्र की सरकार को तो जग जाहिर होना चाहिए। इन परिस्थितियों में क्या केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता? छत्तीसगढ़ के हर दल के जनप्रतिनिधि का हक नहीं बनता, उनका फर्ज नहीं बनता, उनका दायित्व नहीं बनता कि वो केंद्र सरकार को बोलें कि हमारा जो हक है, जो हमारी जायज राशि है, वो तो हमको कोरोना के समय में उपलब्ध करा दें। जी। कैसे चलेगा राज्य? जी, कैसे उत्तर लेता हूं मैं इस बात का, उत्तर लेता हूं मैं इस बात का। जाती हैं पीएम कौन सा फंड नया बना है और सीएसआर की राशि इत्यादि। जी,
कौशिक साहब, जो स्थितियां बताई जा रही हैं ये सबके सामने उजागर हैं, हालत सबकी खराब है, हर एक प्रदेश को मदद की, राहत की, पैकेज की ज़रूरत है क्योंकि हर किसी की आमदनी इस समय शून्य हो चुकी है। ऐसे में जो एक रिलीफ फंड बना है उसमें अगर प्रदेश का हिस्सा मांगा जा रहा है तो फिर प्रदेश को या किसी पार्टी को जो सरकार चला रही है जनमत के साथ में, उसको ये क्यों बताया जा रहा है कि आपके पास ये फंड है, आप इससे आप क्यों काम नहीं करते, बल्कि इसमें जो जायज़ हक है प्रदेश का वो मिले, सारे जनप्रतिनिधि इस बात को कहें तो क्या दिक्कत है? क्या कुछ देर के लिए राजनीति साइड नहीं रखी जा सकती? देखिए, निश्चित रूप से जिस बात को राजा साहब ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि ये संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका के साथ में जीएसटी काउंसिल जो आया, सर्वसम्मति से पूरे देश ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के जीएसटी काउंसिल आया। जीएसटी काउंसिल आने के बाद में अब जो इस प्रकार से अलग अलग जो थे उसके माध्यम से जो राज्य की राशि हिस्सा है उस हिस्सा का भुगतान होना चाहिए, इसमें कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे वैश्विक महामारी में आज पूरे विश्व की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है और इस प्रकार से देशों में देश की भी स्थिति और प्रदेश की भी स्थिति कमोवेश लगभग वही स्थिति में है। जिस बात को राजा साहब बोल रहे हैं कि प्रदेश को पैकेज मिलनी चाहिए और हमारी जो हक है जो हमको जीएसटी का जो मिलना चाहिए, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जीएसटी के कुछ राशि का रिलीज किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार को उसके राशि की प्राप्ति हुई है। लेकिन उसके राशि के प्राप्त होने बाद में जो सरकारी कामकाज है और की जो कार्य है वो तो प्रारंभ हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो आने वाले समय में जो प्रदेश राशि है, निश्चित रूप से उस राशि में ना कोई कटौती की जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ना उस राशि में कटौती होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जो आपकी राशि है वो आपको मिलेगी, लेकिन उसमें एक बार ना दे करके वो अलग अलग किस्तों में भुगतान कर रही है और भुगतान होना प्रारंभ हो गया है। पहले राज्य सरकारों को 32% राशि के हिस्सा मिलती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने नीति आयोग के माध्यम से फिर ये जो 32% की राशि है 42% उसको की गई। और 42% इसीलिए उन्होंने किया कि स्वयं वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और जो प्रदेशों की जो दिक्कतें रही है और जो दिक्कत आ रही थी उसको देख करके उन्होंने ये महसूस किया कि ये राशि बढ़नी चाहिए और इसलिए 32% को बढ़ा करके मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में 42% की हिस्सेदारी राज्य के उसमें सुनिश्चित की गई है। और सुनिश्चित करने के बाद में वो राशि आई भी है, उसका लाभ मिला भी है। और लाभ मिलने के बाद में हम जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के कोरोना को अभी छोड़ करके यदि हम बात करेंगे तो आरबीआई का भी जो रिपोर्ट आया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी है और इसी प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बोल रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। विधानसभा में अनेक बार हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार के प्रदेश सरकार की नीति है और नीति के चलते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार के खजाना खाली है और आने वाले समय में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनेक बार इस विषय को उठाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात को हमेशा बोलते रहे कि नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए चिंता करने का विषय नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना का जो विषय आया है वैश्विक महामारी का विषय है और पूरे, मैंने कहा कि पूरे जिस प्रकार से विश्व में जो स्थिति बनी वो स्थिति यहाँ भी बनी है और बनने के बाद में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आई है। उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल करके सामना करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रदेशों को जो सहयोग करने चाहिए, 1,70,000 करोड़ रुपए जारी किया गया कोरोना को लेकर के, और जारी करने के बाद में विभिन्न मद में छत्तीसगढ़ भी उसमें अछूता नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1,500 करोड़ रुपए के वो राशि यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा भी जो आपके योजनाएं जो चल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास हम बोल सकते हैं, अन्य योजनाएं जो चल रही है उसकी राशि भी पृथक से जारी की गई है। तो हर संभव प्रयास ये केंद्र के द्वारा है और हमारे वित्त मंत्री जी समय समय पर वहाँ पर समीक्षा करके इस बात का निष्पादन कर रहे हैं कि राज्यों को आर्थिक संकट की स्थिति
में कैसे मदद की जा सकती है। कौशिक साहब, उसके लिए निरंतर कौशिक साहब, मॉनिटरिंग आप हो बहुत रही है। सहजता मुझे से पूरा आप विश्वास बहुत है सहजता से सही कि सही अभी बात कहते संकट के समय में, मेरा आने प्रश्न वाले इस बात समय को लेकर के था और कि भी अगर हमको अगर सहयोग राज्य इस संकट मिलेगा की इस घड़ी में, छत्तीसगढ़ को, मुझे क्षमा पूरा कीजिएगा, विश्वास आपको है थोड़ा केंद्र सा बीच सरकार में मैं रोक रहा हूँ। राज्य अगर इस संकट की घड़ी में जो सारे राज्य मांग रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ भी कहता है कि उसका हक किसी फंड में से दिया जाए, तो क्या उसका उत्तर ये बनता है कि आप ये बताएं कि राज्य के पास ये फंड है और कोई जनप्रतिनिधि कहे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कि सरकार को इस फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या उस फंड में जो देश के लिए बना है, जो एक देश के मुखिया के पास में, उसमें से क्या राज्य का वो हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, या ये मांग ही आपको अनुचित लगती है? अगर अनुचित लगती है तो इसके तर्क क्या होंगे, इस पर भी बात करते हैं। नहीं, मैं आपको जो कोरोना के लिए जो फंड की बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री केयर की, चलिए एक छोटा सा जी। ब्रेक लेके लौट रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद में जो मूल प्रश्न है, जो राज्य की मांग और उस पर जो उत्तर है, इस पर सियासत है या जो प्रैक्टिकल स्थितियां हैं इसको नकारा जा रहा है, बात करूंगा। चलिए, तो जो पीएम केयर फंड है उसमें अपने हिस्से की मांग कर रहा है छत्तीसगढ़, उसकी मांग कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, और इस पर ही अब वार पलटवार शुरू हो चुके हैं। कौशिक साहब, मेरा सीधा प्रश्न था, क्या राज्य की मांग जो केंद्र से इस वक्त की जा रही है उसमें आप कोई राजनीति पाते हैं, जायज है या नहीं है? पाठक जी, मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूं जी कि पीएम केयर फंड में जिस प्रकार से वहां पर राशि एकत्रित की गई है, जी, उसी प्रकार से प्रदेश में आपके आपदा राहत कोष में राशि जमा की गई है। जी, आपको तो ये मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि उसमें जमा हुई है, लेकिन राज्य में कितनी राशि जमा हुई है उसकी आज तक यहाँ के जनता को जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो राशि आई है लगातार आ रही है, और आने के बाद में उसमें कितने कोरोना में खर्च की गई है ये भी जानकारी में नहीं आई है। एक्चुअल में ये सारी बातें जैसे पारदर्शिता के साथ में प्रधानमंत्री जी ने पैकेज जारी किया कोरोना को लेकर के, आज गांव के एक एक बच्चा को मालूम है कि कितनी राशि उन्होंने जारी किया, छत्तीसगढ़ को कितनी राशि मिली, कोरोना में कितने पैसा वो उसमें जो आई है पीएम केयर में, वो भी आपको मालूम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बात की दिक्कत है कि यहाँ पर ना कोई पैकेज आज तक जारी हो पाई, और कितने पैकेज जारी हुए टीएस राजा साहब को मालूम होगा, कैबिनेट मंत्री हैं जी, वो कैबिनेट के हिस्सा में है, लेकिन हम लोग को नहीं जानकारी, छत्तीसगढ़ को नहीं जानकारी कि आखिर इस कोरोना के महामारी को लेकर के छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा जो बाहर में मजदूर हैं उनके लिए, जो यहाँ पर है उनके लिए आखिर कितने पैसे के पैकेज जारी की गई है। दूसरी बात, मैंने कहा कि आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो राशि यहाँ पर मिली है वो कुल कितने करोड़ रुपए की राशि मिली है, उसमें कितना अभी तक खर्चा हुए हैं, और आपके फंड में बिल्कुल है नहीं है, नील नहीं है, नील स्थिति में है। मुझे लगता है ये सारी जानकारी यदि आएगी तो निश्चित रूप से ये लोगों को भी लगेगा और ऊपर भी ये ध्यान देंगे कि बाकी हिस्से की राशि भी जो जारी होगी, लेता हूं आपकी बात का, जो आपने दोनों पॉइंट्स रखे जारी भी होगी। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री केयर फंड की जो जानकारी है, तो यहाँ ठीक है, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है कौशिक साहब, तो वो भी तो खर्च कर लेता हूं मैं इस बात का। सिंहदेव जी, राज्य का जो फंड जमा हुआ है उसकी क्लियर जानकारी विपक्ष चाहता है और कहता है कि जो ट्रांसपेरेंसी पीएम केयर फंड को लेकर के है वो राज्य के फंड को लेकर नहीं है, उसकी स्थिति को क्लियर करना चाहिए। और साथ में वो भी कह रहे हैं कि जो हिस्सा था वो लगातार मिल रहा है, जो पैकेज है वो देश के सामने है, प्रदेश के सामने, लोगों को पता है। उत्तर दीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहली मैं 32% और 42% के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 32 से 42 करने में एक जेब में दिया गया है, दूसरे जेब से ले लिया गया। मोदी जी के नाम पे जो पैकेज कहा गया है, इसमें नीति आयोग ने या मोदी जी ने या केंद्र की सरकार ने किया क्या कि कई केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को बंद कर दिया, जिसमें वो 32% का शेयर जब देते थे और केंद्र प्रवर्तित योजनाएं रहती थी। उदाहरण के लिए मॉडल स्कूल ही ले लीजिए, ये केंद्र सरकार से उसकी फंडिंग आती थी, उन्होंने इधर 42% किया और उधर 32% जब था, तो अनेकों ऐसी योजनाएं थी केंद्र प्रवर्तित जो उन्होंने बंद कर दी। तो ये तो लोगों के सामने एक प्रस्तुति थी कि हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी कि अब राज्यों को हम 42% दे रहे हैं, पहले 32% देते थे। सच्चाई ये है कि अनेकों केंद्र की योजनाओं को बंद करके ये 42% हुआ। ये एक बात है। दूसरी बात, जहाँ तक CSR फंड की बात आती है, क्योंकि ये CSR फंड से ये मोदी जी ने एक जो
फंड क्रिएट किया है केंद्र में, वो राशि है। CSR फंड की राशि क्या है? जिस राज्य में जो इकाई काम कर रही है उस राज्य के संसाधनों के दोहन करके वो इकाई उस राज्य में काम करती है, तो क्या वो CSR फंड उस राज्य में खर्चा होना चाहिए कि केंद्र के पूल में चले जाना चाहिए? एक GST के मैंने आपको बताया कि कितना नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है, और माननीय धर्मलाल जी ने, आदरणीय धर्मलाल जी ने भी बताया कि ये सबकी सहमति से हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि विधानसभा में मैंने अमर अग्रवाल जी को उस समय कहा था कि जल्दीबाजी में हाँ मत करिएगा और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे से कहिएगा, क्योंकि हमको बड़ा घाटा होने वाला है। हम उत्पादक प्रदेश हैं और हम कंज्यूमर स्टेट नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के हित का जरूर ध्यान रखिएगा। जो हुआ, जो भी पहल हुई, आज स्थिति ये है कि 4 महीने की राशि हमको पिछले साल की केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध नहीं हुई है। अकाउंट बताने की बात है, सारा का सारा पैसा किसी कहीं कैश के रूप में नहीं रखा गया है। सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आए हैं बैंक के खाते में गए हैं, तो कौन सी ऐसी बात है कि वो पैसे का इधर उधर हो जाएगा? कहीं पैसा वो जा सकता है, बैंक में है, एक एक नए पैसे का उसका अकाउंट होगा। अकाउंट मांगने के साथ क्या हम ये कहें कि राज्य की सरकार का जो अधिकार CSR में होना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए? राज्य की सरकार को जो उसके जायज इनकम का हिस्सा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, वो नहीं हमको मिलना चाहिए? मदद तो छोड़ दीजिए, वो तो आगे की बात हो गई कि केंद्र सरकार से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये 1,72,000 करोड़ या 42,000 करोड़ की जो बात आई है जी, कौशिक साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि क्या राज्य का जायज हक जो फंड है वो नहीं मिलना चाहिए, बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये हक की बात है। मदद आप छोड़ दीजिए, जो अधिकार है कठिन वक्त में वो अधिकार पहले मिल जाए तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। मैं जिस बात का उत्तर चाह रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ की माली हालत आप बता रहे हैं, तो आखिर आपने जो मुख्यमंत्री आपदा कोष में, मैंने ये आरोप नहीं लगाया है कि वो पैसा कहाँ जा रही है। मैंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री के PM केयर केस की आपको जानकारी है, तो प्रदेश में जो भी राशि आई है उसकी जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, आपने इस कोरोना वैश्विक महामारी में अभी तक कितना खर्च किए हैं, किस किस हेड में खर्च किए हैं, ये जानकारी क्यों नहीं आनी चाहिए? लेकिन ऐसे में ये जानकारी आ जाए, लेकिन तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा? एक रास्ता राजा साहब से मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों बातों को। कौशिक जी, सिंहदेव जी, एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आप दोनों इसी प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, अलग अलग पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आपको प्रधानमंत्री, आप ट्रांसपेरेंसी की बात, मैं आपका पॉइंट पूरी तरह क्लियर है सर, लेकिन आप ये बात ये कहाँ की बात हुई? नहीं, ये हल कैसे निकलेगा? इसका हल कैसे निकलेगा? बात हुई आप उनसे फंड की जानकारी मांग रहे हैं, यहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? यदि जानकारी नहीं है तो राजा साहब ये बता देंगे भाई कितना खर्चा हुआ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे ये जानकारी चाहिए। सिंहदेव जी, और जहां तक ट्रांसपेरेंसी के मामले में कुछ तो मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र ने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला है। चलिए, आप दोनों का जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तो क्या माननीय कौशिक जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमारा ठीक है, बात तो वही है, बात वही है कि एक तरफ जानकारी मांगी जा रही है फंड की, दूसरी तरफ मांगी जा रही है हक की, और दोनों पक्ष अपनी बात के ऊपर अडिग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राज्य को मदद का, राहत का और गतिविधियों के शुरू होने के पहले जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, उसका इंतजार है। अब इसमें कैसे रास्ता निकालेंगे ये दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, या केवल आरोप प्रत्यारोप होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।